तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और एच टू एड में। देखिए, ये वाली जो वीडियो है इसमें विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे पहला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे जो कि पॉलिटी वाला सेक्शन है। उसके बाद वाले जो सेक्शन है उसके बाद में देखेंगे, सेक्शन वाइज करने में हमको ये आसानी रहेगी कि वीडियो छोटी रहेगी और कंप्लीट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमको देखना है कौन सा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है वो देखना है। पॉलिटी और गवर्नेंस में सबसे पहले हम देखेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आइए पहले क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देख लेते हैं, तो देखते हैं कि न्यूज में क्यों था। देखिए, एक रिपोर्ट जो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा पब्लिश की जाती है, उसमें ये पाया जाता है कि 47% मिनिस्टर्स जो है इंडिया में, जो 47% मिनिस्टर है इंडिया में, जो कि यूनियन कैबिनेट और स्टेट कैबिनेट को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। ये लोग जो है क्रिमिनल डिक्लेयर किए गए हैं, इनके अगेंस्ट जो केसेस हुए हैं उनमें, ठीक है। जिसमें से 27% जो है वो सीरियस नेचर का है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि 27% जो है वो सीरियस नेचर का है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हीनियस क्राइम भी हो सकता है। देखिए, ये वाली रिपोर्ट जो है आप ज्यादातर देखेंगे कि जब भी कोई चुनाव रहता है तो उससे पहले पब्लिश होता है, और इसके पीछे का मेन एजेंडा यही है कि आप देख पाए कि आप जिस पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं या फिर जिसको आप वोट डालने जाते हैं तो उनके अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी और कैसा काम करने का नतीजा है। देखिए, आप लोग वोट डालने से पहले इससे एक बार ध्यान जरूर दिया कीजिए कि ज्यादा क्रिमिनल जिस पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं जो है उसकी इंटेग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज जरूर होगी। फिर देखिए, आइए देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या है क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स में उसके। तो देखिए, क्रिमिनलाइज क्या कह रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रिफर्स टू द एंट्री एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड इन द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। तो वही कह रहा है कि देखिए, एंट्री और पार्टिसिपेशन जो है किसी पर्सन का जिसका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और जब ये लोग पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस में जब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। अभी इसके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि एक कॉज ये है पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस। तो देखिए, पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस का मतलब ये है कि जो क्रिमिनल्स जो है वो जब पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है, उनको जो है इम्यूनिटी मिलती है। देखिए, इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब जिस भी सजा में वो अंदर है या फिर जेल में है तो उन उसमें जो है उनको थोड़ी मोड़ी छूट मिल जाती है, एलिजिबिलिटी मिलती है, ठीक है। और पार्टीज क्या है, पार्टी पॉलिटिशियन और पार्टीज जो है वो इनका किस तरह से यूज करती है, ये लेकिन इनको अपने मसल की तरह यूज करती है। मसल और फाइनेंशियल पावर की तरह, दो तरह से यूज किया जाता है। देखिए, मसल की तरह मतलब ये है कि देखिए, डरा धमका के वोट मैनिपुलेट करने वाला जो सिस्टम है, या फिर फाइनेंशियल पावर, क्योंकि क्रिमिनल होते हैं तो बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए होते हैं, तो इनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होती है। तो इसलिए देखिए, इनको अपने फाइनेंशियल पावर के साथ जो है यूज करते हैं कि फाइनेंशियल पावर इनकी हमारे काम आ जाए। अब देखिए, ये जो है एक तरह का विशियस साइकिल फॉर्म कर देता है। अब ये चीज आप देखेंगे तो शायद ही कोई आपको ऐसी पार्टी देखने को मिलेगी जिसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि जो है ऐसा मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसका कोई भी क्रिमिनल मतलब जो है बैकग्राउंड नहीं है। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि क्रिमिनल्स जो है वो पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको इम्यूनिटी और लीगलिटी मिलती है, और पॉलिटिशियंस का फायदा ये हो जाता है कि उनको मतलब और फाइनेंशियल पावर मिल जाता है वोट मैनिपुलेट करने के लिए। अब ये चीज हम देखें तो वोरा कमेटी की रिपोर्ट जो थी 1993 में जो वोरा कमेटी की रिपोर्ट थी, इसने हाईलाइट किया था कि नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सेटअप में जितना भी देखिए नेक्सस है पॉलिटिशियंस का, क्रिमिनल्स का और ब्यूरोक्रेट्स का, देखिए ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें कई बार इन्वॉल्व होता है। नेसेसरी नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हो, मगर हाँ, ब्यूरोक्रेट्स भी आपको कई बार इन्वॉल्व दिख जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वोरा कमेटी रिपोर्ट जो है 1993 की, इसने एक्सपोज किया था इस चीज। अब देखिए, विनेबल कैंडिडेट्स, अब इन विनेबल कैंडिडेट्स के बारे में अगर जो देखें तो जो एडीआर का डेटा है 2024 का, वो ये कहता है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो सक्सेस रेट है, जो सक्सेस रेट जो है कैंडिडेट्स का, ठीक है, तो जो लोग क्रिमिनल चार्जेस के साथ हैं, जिनके पास क्रिमिनल चार्जेस है, उनका जो है एक काम कीजिए, ये वाला हाईलाइट करिए। देखिए, क्रिमिनल चार्जेस वाले लोग हैं उनका 15.3% है, और जिसके पास कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं है, विदाउट क्रिमिनल चार्जेस वाले जो लोग हैं, उनका जो सक्सेस रेट है वो हमको सिर्फ 4.4% ही देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि मैं ये जो कैंडिडेट्स है क्रिमिनल ऑफेंसेस वाले, इनकी जो विनिंग सक्सेस है वो ज्यादा है, तो वो लोग इस चलते भी जो है उनको टिकट वगैरह ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन का देखिए कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्शन को फंड करने के लिए जो कैंपेन्स हैं या फिर जो कैंडिडेट पार्टी है, ये ज्यादातर रिलाई करती है ब्लैक मनी पे, ठीक है। ये लोग ब्लैक मनी में ही काम करते हैं, और फंड जो है, और ये ब्लैक मनी आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये सारा आपको मिलेगा माफिया से। तो देखिए, इनडायरेक्टली देखिए यहाँ भी क्रिमिनलाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है कि अब ये जितनी इतनी सारी ब्लैक मनी आप ही बताइए किसके पास होगी। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि कोई बंदा है वो गवर्नमेंट जॉब करके और ब्लैक मनी बहुत सारी इकट्ठा कर जाए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में ब्लैक मनी लोग इकट्ठा कर ही लेते हैं, लेकिन ईमानदार बंदा है तो चांसेस कम है। मगर हाँ, अगर आप ये देखें वही एक क्रिमिनल है जो किसी का मर्डर कर रहा है, या फिर जो है वो फिरौती का पैसा ले रहा है, या पैसे कह लीजिए किडनैपिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है तो इसमें पैसा काफी मिलता है, एक तरह से वो ब्लैक मनी ही है। तो ब्लैक मनी का जो यूज करके इसका मैनिपुलेशन होता है। फिर देखिए, स्लो जस्टिस सिस्टम जो है हमारा, वो भी देखिए कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करता है। देखिए, पुअर कन्विक्शन रेट एमपी एमएलए का जो पुअर कन्विक्शन रेट है, जो कपल्ड विद ट्रायल डिले, इनके देखिए आप देखेंगे कि एमपी और एमएलए के ऊपर जो केस होता है उनका ट्रायल इतना ज्यादा डिले होता है, ठीक है, कि जो है आप देखेंगे कि वो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, फिर उनका टाइम डिले होगा, ये
अभी 1 तारीख मिलेगी, फिर कुछ दिन बाद दूसरी तारीख मिलेगी, चौथी तारीख मिलेगी। ऐसे करते-करते पूरा सिस्टम कहाँ पहुँच जाता है कि ये लोग टिकट ले लेते हैं, फिर टिकट लेने के बाद ये लोग लड़ लेते हैं, लड़ने के बाद जो है चुनाव लड़ने के बाद ये इलेक्शन जीत भी जाता है। और इसी चीज़ को आप देखेंगे तो कह रहा है 55% राइज़ इन एमपीज़ विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड। देखिए 55% राइज़ हमको देखने को मिलेगा, जो एमपीज़ हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में 2009 से देखें तो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 2009 में जो है उस समय काफ़ी कम था। अभी जो एडीआर रिपोर्ट 2024 के इसमें ये बताया जा रहा है कि 55% हमको राइज़ मिला है एमपी में। एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, ये देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है। अब देखिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि इलेक्शन जो है ऑप्शन मतलब ज्यादातर टाइम जो है प्रायोरिटाइज करता है कास्ट रिलीजन को क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लीड करता है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स को, कि ज्यादातर लोग कास्ट और रिलीजन पे वोट डाल के चले जाते हैं, फलाना पार्टी को वोट डाल दो क्योंकि हमारे कास्ट को सपोर्ट करेगी। ये वाला जो सिस्टम है। तो देखिए कह रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन का जो है कितना इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स पे। तो देखिए सबसे पहले आपको लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी देखने को मिलेगी। क्रेडिबिलिटी का लॉस जाता है जिसके चलते पब्लिक फेथ जो है वो पूरा इरोड हो जाता है डेमोक्रेसी में। अब देखिए आप ही रोज दिन बाय दिन देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक समय के बाद डेमोक्रेसी में देखिए आपका विश्वास उठ जाएगा। आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कहने चाहिए एनार्की रहती कि डेमोक्रेसी का है। बात ये है कि जो क्रिमिनल है जिसके पास ताकत है वही पावर में बैठा है, तो ले देखिए ये किंग वाला सिस्टम हो गया। फिर देखिए कह रहा है लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स। अब जो लोग नियम को तोड़ते हैं, जिन लोगों ने नियम तोड़ा है, अब वही नियम बनाएंगे, तो वो नियम ही ऐसा बनाएंगे जो कभी टूटेंगे नहीं, ठीक है। अब क्रिमिनल जो पावर में होंगे तो वो लॉ को मैनिपुलेट करेंगे अपने फायदे के लिए। फिर अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इसके चलते क्या होता है, जितना ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन इन्वॉल्व हो जाएगा पॉलिटिक्स में, उतना ही ज्यादा जो है इलेक्टोरल प्रोसेस जो होगा वो अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए जिसके चलते क्या होगा, वोटर्स के पास जो है लिमिटेड चॉइस होगी। ये वाली चीज देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन। अब करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, जैसे कि इनकरेज सिस्टमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन। अब ये लोग क्या करेंगे कि ये इनकरेज करेंगे सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को, ठीक है। तो एक ये भी कारण है जिसके चलते देखिए क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स जो है अच्छी चीज नहीं है। फिर क्या कह रहा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन टू रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन हमारे पास कौन कौन से हैं कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को जो है रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8, इसका जो सेक्शन 8 है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल कन्विक्टेड ऑफ हीनियस क्राइम, कह रहा है कि जो लोग हीनियस क्राइम में कन्विक्टेड होंगे, ठीक है, या फिर जो है उनको सेंटेंस मिल चुकी होगी कितने दिन की, 2 साल की या उससे ज्यादा की, उनको डिस्क्वालिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोग हीनियस क्राइम के लिए जो है कन्विक्टेड तो हैं, मगर छुप जाता है, मतलब आपके सामने नहीं आया, कोई क्लेम नहीं किया तो फिर कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसी वाली चीज हो जाती है। दूसरी बात ये है कि 2 साल का जो इनका सेंटेंस है, ये कई बार ऐसा होता है कि 1 साल 8 महीने 1 साल 7 महीने का होता है, तो 2 साल नहीं पहुंचता है। ये एक छोटा सा लूप होल है जिसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन 11 भी एक प्रोविजन है इसी का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पावर देती है कि वो लोग जो है रिमूव कर दें या फिर रिड्यूस कर सकते हैं पीरियड किस चीज का। तो जो भी लोग डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये पावर कब यूटिलाइज की गई थी, तो ये पावर यूटिलाइज की गई थी सितंबर 2019 में। और ये कब और क्या रिड्यूस किया गया था इसके अंदर, तो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड जो है प्रेम सिंह तामंग का, इनका जो है डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड, इसको रिड्यूस किया गया था। ये तो ध्यान रखेंगे। फिर रीसेंट इनिशिएटिव देखें कि रीसेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, तो इसमें हमको 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी ये बिल है, एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये क्या करता है, तो ये कोशिश कर रहा है कि ये जो है आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 को अमेंड करे, ठीक है। अब कह रहा है इट proposes that minister arrested and detained for 30 consecutive days for an alleged offense punishable with the imprisonment of at least 5 years shall be removed from the office। तो देखिए यही चीज है कि अब ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है या डिटेन हुआ है 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज, जो मिनिस्टर देखिए अरेस्ट हुए और डिटेन हुए 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए किसी भी ऑफेंस में जो कि पनिशेबल है, ठीक है, पनिशेबल है एटलीस्ट 5 साल के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऑफेंसेस में जब वो लोग 30 दिन लगातार अगर जो रह जा रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव डेज से रह जा रहे हैं जेल में, ठीक है, और अरेस्ट हो जा रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है, आप अगर जो पार्लियामेंट की मीटिंग्स वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको काफी देखने को मिला होगा। अमित शाह हमारे जो है इस पे काफी बोले थे, उनको ये बोला गया था कि आप भी थे जाके जेल वगैरह में रहते, तो उन्होंने बताया था कि मैं जेल में जाने से पहले इस्तीफा वगैरह दे दिया था। तो वो वाली जो पूरा डिस्कशन था वो इसी बिल पे था, 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे था। फिर देखिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कौन कौन से हैं जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गए, तो सबसे पहले है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2000, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इन्होंने क्या डायरेक्ट किया है कि इसमें ये डायरेक्ट किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करे, सिक्योर करे एफिडेविट जो है कैंडिडेट जो मतलब आते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए
बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सिक्योर एफिडेविट फ्रॉम द कैंडिडेट डिटेलिंग ऑल पास्ट एंड डिपेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस, कन्विक्शन एंड क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट अवार्डेड। वही कह रहा है कि एक एफिडेविट सबमिट करें जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, और वो ये चीज पूरा अपने बारे में बताएं कि उनका पास क्या था, पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस कौन कौन से हैं, कन्विक्शन क्या क्या रहा है, और किस तरह की जो है पनिशमेंट उनको अवार्ड की गई है। फिर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में यही चीज हम देखें तो हमको क्या देखने को मिलती है, तो इसमें हमको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया कि कह रहा है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सिटिंग लेजिस्लेचर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर 2 और मोर ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो वही कह रहा है कि इसमें देखिए इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया कि जो भी लेजिस्लेचर में बैठे हुए मेंबर हैं, अगर जो उनको 2 साल के लिए सेंटेंस किया गया है, उससे ज्यादा साल के लिए इम्प्रिजनमेंट को मतलब सेंटेंस किया गया है, तो वो लोग तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन देखा गया इसमें। फिर कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019। अब देखिए पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में देखिए क्या कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिश अ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ देयर कैंडिडेट ऑन देयर वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड लोकल न्यूज़पेपर। कह रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर पब्लिश करेंगे अपने कैंडिडेट का, अपने वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, लोकल न्यूज़पेपर पे। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से देखिए वोट मैनिपुलेट कैसे होता है, कि ऐसे मैनिपुलेट होता है कि जो भी पार्टीज हैं, जो भी अभी करंट टाइम में 2-3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो वो जब अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसको जब पब्लिश करेंगी, तो कह रहा है वेबसाइट पे, तो कोई एक छोटी मोटी वेबसाइट बना के उस पे वो लोग कर देंगे, ठीक है, पार्टी की। अब देखिए एक पार्टी की बहुत सारी वेबसाइट होती है बड़ी छोटी, तो किसी छोटी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो आप तक पहुंचेगा नहीं। सोशल मीडिया कोई एक छोटा सा कोई न्यूज चैनल जो है उसको कवर कर देगा, ठीक है, या फिर किसी पार्टी का कोई एक छोटा न्यूज छोटा हैंडल होगा, वहां पे ये लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लोकल न्यूज़पेपर, अब लोकल न्यूज़पेपर कई कई ऐसे हैं देखिए जिनको सप्ताह में पढ़ने वाले 10 लोग से ज्यादा नहीं है। अब ये जो 10 लोग पढ़ रहे हैं जिस न्यूज़पेपर को, ठीक है, सिर्फ 10 ही लोग पढ़ पा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। उसमें भी जो लोग पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या ही चीजें तो पे पढ़ रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर खरीदी तो बस ले जा रहे हैं अपने यहाँ। तो ये वाली जो चीज है, इसका ये यहाँ पे ये जो लूप होल का फायदा उठाते हैं, फिर कह रहे वे फॉरवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए देखिए मेरे हिसाब से कि ये पॉलिटिकल पार्टीज है इनका जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर ये डेटा पब्लिश करें, ठीक है, ताकि लोग देख पाए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है वे फॉरवर्ड। अब इससे बचने के तरीके क्या क्या है, तो कह रहा है इनहेंस पेनल्टीज फॉर फॉल्स एफिडेविट। अब कह रहा है जो फॉल्स एफिडेविट लोग जो जमा कर दे रहे हैं इनके ऊपर पेनल्टीज बढ़ा दो, ये एक अच्छी चीज है। कह रहा है पनिशमेंट फॉर फिलिंग फॉल्स एफिडेविट रिकमेंडेड बाई 244th लॉ Commission report 2014 should be enhanced to minimum of the 2 years imprisonment and this offense should also be made ground for the disqualification। तो वही चीज कह रहा है कि देखिए फॉल्स एफिडेविट जमा करने वालों को, जैसा कि हमको 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो थी 2014 की, उसमें ये रिकमेंड करा गया था कि पहले तो ये जितने लोग फॉल्स रिपोर्ट बना रहे हैं इनको जो है मिनिमम 2 साल की सजा सुना दो, मिनिमम जो है इनको 2 साल की सजा सुना दो, और इसको भी एक ग्राउंड बना दो कि ये भी एक ग्राउंड हो जाए जिससे जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सके। अगर जिसका मतलब ये है कि अगर जो आपने फॉल्स एफिडेविट जो है फाइल किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एक काम ये किया जा सकता है। फिर कह रहा है डेडिकेटेड इलेक्शन ब्रांच। अब देखिए डेडिकेटेड इलेक्शन सॉरी बेंचेस कह रहा है कि डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेस काम जो है निर्माण करे कोर्ट में। तो वही कह रहा है कि कह रहा है हाई कोर्ट शुड सेट अप अ डेडिकेटेड इलेक्शन बेंच टू हियर पिटिशंस थ्रू डे टू डे ट्रायल्स इंश्योरिंग टाइमली कन्विक्शन बिफोर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो कह रहा है हाई कोर्ट जो है एक जो है डेडिकेटेड इलेक्शन बेंच जो है वो सेटअप करे जो पेनल्टीज को हियर करे डे बाई डे, ठीक है, और जिससे क्या हो कि जो है जिनका जो भी कन्विक्शन है जल्दी जल्दी टाइमली दिया जा सके, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट्स की उसके पहले। फिर क्या कह रहा है रिव्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ आरपीए 1951। वही कह रहा है कि वह मैं आपको बताया था कि देखिए किस तरह से फायदा उठा लेते हैं सालों। तो वही कह रहा है कि सेक्शन 11 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 था, इसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, और इसमें जो है कन्विक्शन जो है सीरियस क्राइम के जो कन्विक्शन है उसको जो है हटा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पावर से, जो कि रिड्यूस कर दे रही है पीरियड जो है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको रिड्यूस कर दे रही है। अभी ऊपर हमने देखा था कि एक बंदे का हटा दिया था इन्होंने, कहाँ गया वो, ठीक है। तो उस ऐसा कुछ ना हो पाए कि किसी का हटा दें हम बार बार की अपने हिसाब से जो है कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया जा रहा है। ये देखिए कह रहा है फिर ये प्रेम सिंह तामिंग जो थे, ये यहाँ रखेगा नाम, ये प्रेम सिंह तामिंग का देखिए यहाँ पे लिखा सितंबर 2019 में जो है इनको रिड्यूस कर जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड। तो इसको इलेक्शन कमीशन के एम्बिट से ही बाहर कर देना चाहिए कि ये लोग कर ही ना पाए। फिर देखिए जुडिशियल पेंडेंसी के बारे में देखते हैं कि जुडिशियल पेंडेंसी क्या है। अब कह रहा है केस बैकलॉग इन द सुप्रीम कोर्ट हिट ऑल टाइम हाई 88,417। अब देखिए आज तक का जो सबसे हाईएस्ट नंबर जो था जो केसेस जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में उनको टच कर गया है। 88,417 केसेस जो है वो अभी करंट टाइम में देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पे है, ठीक है। एक सेकंड देखिए इसमें एक चीज हो गई थी, ये देख लीजिए फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स के बारे में कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो है आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर में ब्रॉड की जानी चाहिए। चलिए सॉरी, फिर देखिए जुडिशियल पेंडेंसी हम देख रहे थे, तो ये रिकॉर्ड टाइम पे है करंट टाइम में। अब आगे अगर जो और न्यूज के बारे में हम जब इसको रिसर्च करें तो देख रहे हैं क्या देखने को मिला है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव नियरली 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस एंड हाई कोर्ट्स हैव नियरली 63 लाख केसेस पेंडिंग नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड। अब ये सारा जो है ये ऑफिशियल डेटा है, तो ये अगर आप पढ़ लेंगे, अगर याद हो जाए तो आसान है, लेकिन याद तो नहीं होगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेसी जो है आपको पता होनी चाहिए कि कुछ 4.5 करोड़ के आसपास
जो पेंडिंग केसेस हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और 64 या फिर 65 के आसपास जो है हमको लाइक केसेस के आसपास जो है हमको हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। और ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड द्वारा दिया गया है। कई बार ये पूछ देगा कि ये जो केसेस आपको देखने को मिल रहा है ये इसको किसने पब्लिश किया था, तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड जो है सही आंसर होगा। फिर ये क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स सॉरी रीजंस फॉर पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब देखिए केसेस जो है वो क्यों पेंडिंग है, उनका जो है क्या है। सबसे पहले तो इन एडिक्वेट जज टू पॉपुलेशन रेट। अब देखिए जो है इंडिया में जो है सिर्फ 21 जज हैं, 21 जज पर मिलियन, 1 मिलियन लोगों पे सिर्फ 21 जज हैं, जो कि अगर जो 1 मिलियन लोग केस कर दें एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो 21 जज सुनने वाले बचेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 21 लोग बच हैं, ठीक है। अब ये देखिए रिकमेंडेशन जो देता है, ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम एटलीस्ट 15 जजेस तो होने चाहिए, ठीक है, 50 सॉरी 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन। तो यही चीज कह रहा है। देखिए 124 21 20 लॉ कमीशन जो थी, ठीक है, इसने ये कहा कि कम से कम जो है 50 जज चाहिए हमको पर मिलियन पे, और है कितने 21, आधे से भी कम। ये चीज कहीं ना कहीं जो है केसेस की टेंडेंसी में हेल्प कर रही है। फिर इनइफेक्टिव ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब देखिए एडीआर मैकेनिज्म जो है बहुत कमजोर है हमारे देश में। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूमेंट सेटलमेंट जो है या फिर रेजोल्यूशन जो है कई तरह का होता है, जैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, ये भी एक एडीआर का ही फॉर्म है। लोक अदालत है वो भी एक एडीआर का फॉर्म है, या फिर ग्राम न्यायालय है, तो ये सब जो है एडीआर के अंडर में आता है। एक एडीआर मैकेनिज्म जो है वो अभी तक एक इफेक्टिव जो है एडीआर मैकेनिज्म जो है वो नहीं डिप्लॉय की गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते जो है टेंडेंसी हो रही है, और जिसमें देखिए जस्टिस का जो डिमांड है वो भी राइज हो रहा है। फिर जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं ग्राम न्यायालय के बारे में या विलेज कोर्ट्स के बारे में, विच आर प्रपोज टू हैंडल स्मॉल क्लेम्स इन द रूरल एरिया। अब इनको इसीलिए रखा गया था, ये लोग जो है स्मॉल क्लेम्स जो होंगे रूरल एरियाज में इसको हैंडल करेंगे और रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, जिससे कि मेन जुडिशरी का जो वर्कलोड है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी इफेक्टिवली स्टेब्लिश नहीं है। आप बताइए आपके गाँव में, अगर आप गाँव में रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं तो आपका गाँव होगा, तो वहां पे आपको कहीं ये ग्राम न्यायालय देखने को मिले तो नहीं मिले, स्टेब्लिश ही नहीं करेगा। जहां करेगा वहां पे बस नाम की बिल्डिंग ही है, वो वाली चीज है। फिर देखिए क्या कह रहा है, सिस्टमेटिक एंड प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी। अब देखिए सिस्टमेटिक और प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं इसको हेल्प करती है। जिसमें क्या कह रहा है, देखिए जुडिशियल डिलेज इन इंडिया स्टेम फ्रॉम मल्टीपल अपील्स, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स, फ्रिवलेस लिटिगेशन, वोग लॉज, वी कंप्लायंस एंड पुअर केस मैनेजमेंट। तो वही कह रहे हैं जुडिशियल डिलेज हमको देखने को मिलता है, जिसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल अपील, एक ही केस के लिए बार बार अपील किए जा रहे हैं। फिर हमको देखिए क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलता है फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, बार बार कोर्ट एडजर्न हुई जा रही है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, फ्रीवियस लिटिगेशन, हमको प्रीवियस लिटिगेशन देखने को मिल जा रहा है। वेग लॉज जो है, फालतू के लॉज बने हुए हैं उनके ऊपर जो है केस हुए जा रहे हैं। फिर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, वीक कंप्लायंस, कंप्लायंस बहुत ज्यादा वीक है। फिर पुअर केस मैनेजमेंट जो है, केस मैनेजमेंट जो है वो पुअर रहता है। अब देखिए उसमें दो लोग का हाथ होता है, एक का तो हाथ नहीं होता है, ठीक, चाहे वो जज हो द्वारा हो या फिर वकील द्वारा हो। वकील देखिए पैसे कमाने के लिए कोई तरीके से उठा रहे हैं, कोर्ट में डाल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट है। जजेस भी हैं, जल्दी जल्दी केसेस को खारिज करना चाहिए, हमारे क्या ही करें, फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है तो उसको भी देखना ही है। फिर देखिए क्या कह रहा है, देयर इज ऑफन नो सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर केसेस और कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन अर्जेंसी लीडिंग टू द इनएफिशिएंसी। वही कह रहा है कि देखिए कोई भी एक सिस्टमेटिक जो है, नो सिस्टमेटिक ग्रुपिंग, कोई एक सिस्टमेटिक ग्रुपिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। कोई एक सिस्टमेटिक ग्रुपिंग है जिसमें एक कैटेगरी बना दी गई कि जो अर्जेंट अर्जेंट केस है, तो अर्जेंसी अर्जेंसी है, उनको थोड़ा जल्दी फाइनलाइज कर ले, उनकी हियरिंग थोड़ा फ्रीक्वेंसी में हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रही है। फिर कह रहा है डेफिशिएंसीज इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में डेफिशिएंसी है, ये चीज तो काफी जेन्युइन है। देखिए आप खुद ही आज के कोर्ट में जाएंगे, कहने चाहिए तो आपको ये कोर्ट में अगर जो आप जाके खड़े हो जाएंगे, जीवन में बनने के हैं तो नहीं जाए तो बढ़िया है, मगर ऐसे कभी आपको देखने की क्यूरोसिटी हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाके देखने तो आपको लगेगा करंट टाइम की जो मूवीज है वो कोर्ट की परिस्थितियां काफी अच्छी दिखा रही हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है। कोर्ट में कुछ होता नहीं है, कटघरे के नाम पे एक चकोर सा पट्टा बना दिया, उस पे लोग खड़े हो जा रहे थे, ये सारी चीजें। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेकार है, टेक्नोलॉजी का भी इंप्रूवमेंट नहीं करा है, कोई सी मतलब कोई ऐसा मॉडल वगैरह नहीं लॉन्च किया जो कि एआई वगैरह का यूज करके थोड़ा सा केसेस में जजेस की हेल्प कर दे, ठीक है। जजेस ही हैं सारे बीएनएस सारे, ये सब याद रखना एट ए टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा ऐसा हो जाए कि तुरंत के तुरंत रिकॉल हो जाए, कुछ नहीं बार बार घर आकर वही पेजेस पलट रहे कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इंडिया जुडिशरी फेसेस चैलेंजेस लाइक शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट। वही कह रहा हूँ मैं, देखिए शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का शॉर्टेज है, ठीक है, स्टाफ का सपोर्ट नहीं है, ठीक। सबसे पहले तो स्टाफ ही कम। फिर कह रहा है लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। अब बेसिक एमिनिटीज के भी लैक है, जो बेसिक एमिनिटीज है वो भी नहीं है लोअर कोर्ट में। वही मैं कह रहा था कि मतलब कटघरे के नाम पर पट्टा बना रखा है, अब जाके देखिएगा आपको देखने को मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है, डिजिटल एडॉप्शन, पुअर डिजिटल एडॉप्शन। अब पुअर डिजिटल एडॉप्शन क्या है, जजेस किसमें क्या गलती है, फिर हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ करना चाहिए कि उन्होंने जैसे कोई डिजिटल एडॉप्शन का वो लाया नहीं है बहुत सारे, मतलब कोई ऐसा कोई ऐप या फिर कोई ऐसी कोई चीज लॉन्च कर दी हो जो जजेस का हेल्प करे, इवन वकील या फिर वकील का हेल्प करे, या फिर जो एडवोकेट कहता है उनको उनका हेल्प करे। फिर कह रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अब देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, ठीक है। इंडिया स्पेंड्स ओनली 0.1% ऑफ जीडीपी। देखिए ये इतना कम नंबर है जीडीपी का,
जुडिशियरी में जो स्पेंड किया जाता है, ठीक है, और 2% जो है डिफेंस में, दे दे के देश को बाहर से मजबूत बना, अंदर से कमजोर हो जाए देश। तो वही चीज है, आर्मी वाले भी आप जाएंगे आर्मी वालों के पास तो आप देखेंगे आर्मी वाले हमेशा कहते हैं क्या है, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है आर्मी के नजर में बहुत गलत है, ये वाली जो चीज है, इसको आर्मी जो है ऐसे कहती है कि तुम देश को अंदर से कमजोर बना रहे हो, हम बाहर से देश को मजबूत बना के ही क्या कर लेंगे। तो वो वाली चीज है कि कहीं ना कहीं कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है। फिर देखिए, हाँ जी, तो देखिए अब ये वाली जो चीज है देख रहे थे हम, उसके बाद से हमको क्या देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट ऑफ सॉरी गवर्नमेंट एज लेजिस्लेचर। अब देखिए गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर के तौर पे इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया नहीं। एक एक सेकंड, ये वाली चीज आपको क्लियर है। फिर देखिए क्या कह रहा है गवर्नमेंट एज लेजिस्लेचर, तो गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेचर के तौर पे देखिए क्या कह रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 50% ऑफ द लेजिस्लेशन। तब ये देखिए 50% जो है लिटिगेशन तो गवर्नमेंट का ही है, सॉरी लिटिगेटर की तरफ। अब ज्यादातर केसेस आपको देखने को क्या मिल रहा है, फलाना वर्सेज ढिमकाना, स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ बंगाल, यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट खुद ही इतनी पार्टी है, इतनी केसेस में जिसका हिसाब नहीं है, उसके चलते भी देखिए काफी दिक्कतें फेस करने को मिलती है। फिर इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी, अब जुडिशियल पेंडेंसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि कितना पड़ रहा है और क्या क्या पड़ रहा है। सबसे पहले तो देखिए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये देखिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, जो कि हमारा आपको पता ही है बेसिक डॉक्ट्राइन का भी जो है एक पार्ट है, वही ब्रीच हो जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, इस सुप्रीम कोर्ट जो है हुसनारा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार जो है 1979 में, इसमें ये हेल्ड किया था, राइट स्पीडी ट्रायल जो है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो है ये जो है स्पीडी ट्रायल जो है ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो है पार्ट है। तो एक तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स भी ब्रीच हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है सोशल इंप्लीकेशंस, इसके तहत हमको सोशल इंप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि वीकनिंग रूल ऑफ लॉ। अब देखिए रूल ऑफ लॉ का जो है वीकनिंग हो रहा है, डिले इन क्रिमिनल ट्रायल्स, एम्बोल्डेंस ऑफेंडर्स एंड रिड्यूसेस डिटरेंस। तो अब वही कह रहा है कि देखिए क्रिमिनल ट्रायल्स में जितना ही ज्यादा डिले हो रहा है, उससे जो ऑफेंडर्स है उनको कहीं ना कहीं मदद देखिए मिल रही है, और जो है डेटरेंस को जो है रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। मतलब अब डर नहीं रह गया लोगों के अंदर, ये है कि मार देंगे तुमको और फिर केस कर लेंगे, देख लेंगे 20 साल केस चलेगा, ये वाली बात होगी। अब नहीं देखते होंगे, पहले लोग धमका देते हैं "अरे जाओ केस कर दो"। बहुत केस देखे हैं, तो ये बहुत केस देखेंगे मतलब यही है कि 10 साल 15 साल केस लड़ो जाओ, और लोग कहीं ना कहीं हर बंदा इतना खाली तो नहीं बैठा है कि केस लड़ता रहेगा। फिर क्या कह रहा है डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द पुअर। अब देखिए डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट जो है किस पुअर पे है। अब देखिए वही कह रहा है अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है उनके बारे में कह रहा है कि 76% प्रिजनर जो है इंडिया में रिमेन इनकॉर्पोरेटेड विदाउट कन्विक्शन। तो ये लोग देखिए कि ये लोग बिना कन्विक्शन के ही घूम रहे हैं इसे, मतलब ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि पुअर बंदा जो है, गरीब लोग जो है वो लोग उतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, पैसा देकर केस मैनिपुलेट कर देते हैं वो लोग, जो भी मतलब जिनके जो जिसके जो कन्विक्टेड होता है। फिर ये कह रहे हैं इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अगर जो देखें तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज लिटिगेशन कॉस्ट। अब इसके चलते क्या हो रहा है, लिटिगेशन कॉस्ट बढ़े जा रहा है, ठीक है। पार्टी स्पेंड हैवली ऑन रिपीटेड हियरिंग एडजर्नमेंट एंड लॉयर, वही मैं कह रहा था अभी देखिए रिपीटेड हियरिंग, केस पे तारीख लगा दो और फिर पैसा खर्चा करो। वही चीज आप वकील जो लोग क्राइम किए होते हैं वो लोग जाकर वकील से ऐसे कहते हैं 200-300 तारीख ले लो, इतना रुपया दे दो, ठीक, एडजर्नमेंट्स करा दो कोर्ट की, लॉयर्स की फीस इतनी ज्यादा हो गई इसके चलते। फिर क्या कह रहा है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट देखिए स्टॉल्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, फिर कह रहा है लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस केस, बैकलॉग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखिए लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस केसेस जो है इनके चलते जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इसको बैकलॉग मिल रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सॉरी ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक कर रहा है, वही बैकलॉग ही है। फिर क्या कह रहा है इरोजन ऑफ ट्रस्ट। अब इसके चलते देखिए ट्रस्ट जो है जुडिशरी पे वो कहीं ना कहीं इरोड हो रहा है। आप देखेंगे पहले जुडिशरी की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी, कोई भी बात होती थी लोग कहते थे कोर्ट में देखेंगे, अब ये वाली चीज नहीं रह गई है, अब उल्टा क्रिमिनल ही कर देता है जाओ केस कर। वही वाली चीज है कि अब ट्रस्ट जो है उतना रह नहीं गया। फिर कह रहा है सिटीजन लूजेस कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, तो जुडिशरी में जो है कॉन्फिडेंस जो है सिटीजन का जो है वो लूज हो रहा है, ठीक है। समटाइम रिस्टोर टू एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम। वही कह रहा है कि अलग अलग नियम लगा के फंसाने वाली बात। फिर कह रहा है द डिले इन डिलीवरिंग जस्टिस हैज become so synthetic that it can be perceived as a new defense where prolonged cases become a strategic advantage for one party। वही कह रहा है कि देखिए न्यू डिफेंस की तरह काम आए, ये तो डीले है प्रोसेस में, ठीक है, जो डीले है डिलीवरिंग जस्टिस में ये एक तरह से जो है न्यू डिफेंस की तरह काम आ रहा है, कि अभी इसको लोग डिफेंस की तरह लेने लगे हैं कि किसी के साथ दो चार झापड़ मार दो, इवन लोग मर्डर कर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि है केस चलता रहेगा, तो केस चल ही रहा है। वो भी एक देखिए एक पार्टी जो है मतलब जो क्रिमिनल वाला जो पार्टी है जिन्होंने क्राइम किया है उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। फिर क्या कह रहा है स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पेंडेंसी। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम जो है जो है लॉन्च की है पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी लीगल रिफॉर्म
NMJDLR 2011। अब देखिए रिडक्शन ऑफ एरियर्स एंड डिलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसीजर रिफॉर्म्स, ये कह रहे हैं एरियर और जो डिलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसीजर रिफॉर्म्स जो है इनका रिडक्शन करना है। फिर कह रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई है कि जिसमें जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, कोर्ट हॉल, रेजिडेंशियल यूनिट्स जो है जजेस के लिए, लॉयर हॉल्स है, टॉयलेट्स है, डिजिटल फैसिलिटी इन कोर्ट है, इनके ऊपर पैसा खर्चा किया जाएगा। जिसमें हमको मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो ये है डिजिटल फैसिलिटी इन कोर्ट और कोर्ट हॉल। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए। फिर कह रहा है ई कोर्ट मिशन मोड फेज 1 to 3। अब देखिए ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 1 to 3 को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोर्ट का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। और फिर ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग करी जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट का जो है कहीं ना कहीं देखिए ये वर्चुअल कोर्ट को लाया जा रहा है, वर्चुअल जस्टिस ब्लॉक है। फिर जस्ट आईएएस ऐप है जजेस के लिए, तो ये एक ऐप जो है जजेस के लिए लॉन्च की गई है, जस्ट आईएएस का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कमर्शियल कोर्ट अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। तब देखिए एक ये पॉलिसी है जिसमें क्या कह रहा है कमर्शियल कोर्ट अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। इसमें फास्टर डिस्पोजल ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स, लोअरिंग जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट, इस पर ध्यान दिया गया है। तो ठीक है, फिर क्या कह रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट कोर्ट FTC। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इस पे एक बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछ सकता है। कह रहा है डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग एंड हीनियस क्रिमिनल केसेस। तो जो भी लॉन्ग पेंडिंग और हीनियस क्रिमिनल केसेस है इनका डिस्पोजल करना है। जैसे देखिए एग्जांपल में आपको NIA कोड देखने को मिलेगा, पॉस्को कोड, ये सब देखने को नहीं जाएंगे। फिर कह रहा है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वही ADR मैकेनिज्म की बात कर रहा है कि ADR मैकेनिज्म पे हमको फोकस करना होगा। जैसे कि देखिए क्या कह रहा है सेटलिंग डिस्प्यूट आउटसाइड रेगुलर कोर्ट, वही कह रहा है कि आउटसाइड कोर्ट जो है, ठीक है, रिड्यूसिंग बर्डन थ्रू लोक अदालत, वही कह रहा है लोक अदालत का यूज करके बर्डन को कम कर देना, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का यूज करना, ये सब है। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या है, कौन कौन से तरीके जो है हम अपना सकते हैं, तो इसको एक मिनट दूसरे कलर कर देते हैं। देखिए हाँ, कौन कौन सा कर सकते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट हमको करना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल, इसमें क्या कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी NJIA as proposed by former CJI NV Ramana in 2021 is needed to plan, create, manage and maintain functional infrastructure for Indian courts। वही कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट जो है अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी NJIA। और ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो जो CJI फॉर्मर CJI थे NV रमना, ठीक है, इन्होंने 2021 में इसको प्रपोज किया था कि जो क्या करेगा, प्लान करेगा, क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा और मेंटेन करेगा जो फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इंडियन कोर्ट्स में, ठीक है, उनके ऊपर। फिर जाके कह रहा था पोटेंशियल ऑफ AI इन केस ऑफ मैनेजमेंट, इन केस मैनेजमेंट इट शुड बी एक्सप्लोर्ड। वही मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, आप ध्यान दिए होंगे कि AI का यूज करके जो है केस मैनेजमेंट को थोड़ा सा हमको एक्सप्लोर करना होगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, हमको एडहॉक में जजेस का भी अपॉइंटमेंट करना होगा, ठीक है। अब एडहॉक पे जजेस कौन ही अपॉइंट हो सकते हैं, तो जो लोग रिटायर वगैरह हो चुके हैं उनको यूज कर सकते हैं। हम देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल 128 एंड 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इन्वोक्ड टू अपॉइंट एक्सपीरियंस रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड जजेस एज एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वही चीज कह रहा है कि जो भी जजेस जो है रिटायर हो चुके हैं उनको एडहॉक जज की तरह हम यूज करें। एडहॉक जज कहने का मतलब ये है कि संविदा कर्मी की तरह जो है उनको लेके और काम कराएं, ठीक है। और रिटायर्ड है तो एक्सपीरियंस भी होंगे तो काम अच्छा होगा। फिर क्या कह रहा है, सेटिंग टारगेट्स एंड टाइमलाइंस। अब देखिए टारगेट्स और टाइमलाइन को कहीं ना कहीं सेट करना होगा। हाईकोर्ट से सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उनका खुद का एक एनुअल टारगेट होना चाहिए, एक एनुअल टारगेट होना चाहिए जो है हमारे जो ओल्ड केसेस जो है डिस्पोजल ऑफ ओल्ड केसेस है, ठीक है, इनका जो है एक करना है बाई मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, ये चीज कह रहा है। फिर कंट्रोलिंग एडजर्नमेंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग एडजर्नमेंट ऑन flimsy or technical grounds which waste significant judicial time should be strictly regulated। वही कह रहा है कि जो एडजर्नमेंट्स की जो ग्रांटिंग है, ठीक है, इसका जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, बार बार एडजर्न कर दिया जा रहा है कोर्ट को, जिसमें फ्लेक्सी और टेक्निकल ग्राउंड दे दिया जाता है बार बार, इसको जो है थोड़ा सा हमको टाइटली जो है रेगुलेट करना पड़ेगा, जिससे जो है जुडिशियल का जो टाइम है जुडिशरी का वो बच पाए। फिर क्या कर रहा है, रिफॉर्मिंग लिटिगेशन प्रैक्टिस। अब जो लिटिगेशन प्रैक्टिस है इनको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। इसमें कह रहा है रिड्यूस गवर्नमेंट लिटिगेशन। सबसे पहले क्या करना है हमको, गवर्नमेंट लिटिगेशन जो है हमको रिड्यूस करना है। ड्राफ्ट क्लियर लॉ, एक क्लियर लॉ बनाना चाहिए कि कौन किस तरह के केसेस जो है वो सारे लिए जा सकते हैं। टाइमली कंप्लायंस, उन केसेस पे टाइमली कंप्लायंस हो पाए, ठीक है। डेटर प्रीवियस केसेस और जो फ्रिवलेस केसेस है इनको डेटर किया है, फालतू के केसेस है। फिर क्या कह रहा है, प्रायोरिटाइजिंग ADR मैकेनिज्म। अब ADR मैकेनिज्म को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमको। कह रहा है एक्सपेंड ADR एंड प्रमोट लोकल रेजोल्यूशन टू रिड्यूस अननेसेसरी लिटिगेशन। वही कह रहा है कि ADR को एक्सपेंड करना पड़ेगा और प्रमोट करना पड़ेगा लोकल रेजोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, अननेसेसरी लिटिगेशन है उनको जो है रिड्यूस किया जा सके। फिर कह रहा है द लीगल सर्विस अथॉरिटी शुड अंडरटेक फ्री लिटिगेशन मेडिटेशन ऑन अ लार्ज स्केल टू रेगुलेट द नंबर ऑफ न्यू केसेस बीइंग
कह रहा है देखिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है इनको ये जो है अंडरटेक करना है फ्री लिटिगेशन मीडिएशन, ठीक है। ये एक लार्ज स्केल पे इसको रेगुलेट करना है जिससे जो है न्यू केसेस जो फाइल हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ी कमी आ पाए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट वाला जो है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट में हमको करना है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, ठीक है। अब एनएमसी के बारे में आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी रिसेंटली कंप्लीटेड 5 ईयर, तो ये रिसेंटली जो है अपना 5 ईयर कंप्लीट किया है एनएमसी, ठीक है। ये जो न्यूज में था, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि एनएमसी है क्या, नेशनल मेडिकल कमीशन है वो क्या है। फिर कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट, एक सेकंड, हाँ जी देखिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है देखिए इस्टेब्लिशमेंट। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये देखिए एक स्टेटरी बॉडी है, सबसे पहले तो ये चीज जानना है हमको। और ये कंस्टिट्यूट की गई है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंडर में। और ये कब फोर्स में आई है, तो 25 सितंबर 2020 को ये जो है फोर्स में आई है। रिप्लेस द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एन एमसीआई को, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई की इसको जो है रिप्लेस किया है। तो ये क्या कह रहा है, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए कमीशन में कौन कौन से लोग हैं, तो ये जितने भी लोग हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें एक चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएगा, एक चेयरमैन, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है 22 पार्टी टाइम मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे हमको, सॉरी पार्ट टाइम मेंबर देखने को मिल जाएंगे। और फिर क्या कह रहा है 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे हमको एनएमसी के अंडर में, जिसमें हमको अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद हमको पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल बोर्ड देखने को मिलेगा, सॉरी एजुकेशन बोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमको मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड देखने को मिलेगा और एथिक्स एंड मेडिकल एजुकेशन बोर्ड जिसे ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहा है इशूज क्या क्या है एनएमसी के साथ, फिर देखिए कह रहा है इशूज क्या क्या है। गवर्नेंस गैप का एक इशू है, वीक अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू अ बॉडी डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स। वही कह रहा है कि देखिए वीक अकाउंटेबिलिटी हमको देखने को मिलती है क्योंकि बॉडी जो है वो किसके द्वारा डोमिनेट की जा रही है, पूरी पूरी बॉडी जो है वो डॉक्टर्स की डोमिनेट कर रहा है, ज्यादातर जो लोग हैं इसमें डॉक्टर्स ही है। इट लैक्स पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट एंड सिटीजन वॉइसेस। तो वही कह रहा है देखिए इसमें पब्लिक हेल्थ जो है एक्सपर्ट्स जो है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं है इसमें, ठीक है। फिर देखिए सोशल साइंटिस्ट या फिर हमको सिटीजन वॉइसेस जो है ये सब नहीं देखने को मिलते। फिर कह रहा है एनएमसी ऑल्सो अलाउज अपील ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही सिर्फ अलाउ करते हैं, यही लोग अपील कर सकते हैं। ये एक अलग बवाल है कि भाई जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो कर ही नहीं सकता। ये भी कहीं ना कहीं देखिए सिस्टमेटिकली रिजेक्टिंग पेशेंट्स कंप्लेंट डिस्पाइट नो लीगल बात। तो वही कह रहा है कि ये सिस्टमेटिकली एक तरह से रिजेक्ट कर रहे थे पेशेंट्स के कंप्लेंट को, ठीक है। और इसका कोई एक लीगल बार भी नहीं है। फिर फी रेगुलेशन जो है, फी रेगुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फी रेगुलेशन देख लेते हैं, कंट्रोल फी ओनली 50%, 50% जो है वो प्राइवेट सीट का जो है ये फी जो है कंट्रोल करते हैं। अदर रिमेन टू द एग्जॉर्बिएंट चार्जेस एक्सक्लूडिंग पुअर स्टूडेंट। अब इसके चलते क्या है कि बाकी जो चीजें हैं वो जो है प्रोन है गवर्नमेंट चार्जेस के लिए, मतलब ज्यादा ज्यादा चार्ज कर दी जाती हैं और पुअर जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, पुअर पुअर स्टूडेंट वो एक्सक्लूड हो जा रहा है। फिर एथिक्स ओवरसाइड में ये एक प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मिसकंडक्ट केसेस हैंडल्ड विदाउट जुडिशियल एक्सपर्टीज और टाइमलाइंस। तो वही कह रहा है कि ये देखिए मिसकंडक्ट के जो केसेस हैं, ठीक है, ये बिना जुडिशियल एक्सपर्टीज या फिर हम कह रहे हैं टाइमलाइंस के बिना ही इसको सुना जा रहा है, इसको हैंडल किया जा रहा है। तो एक ये भी है कि इसमें एथिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है नेशनल मेडिकल रजिस्टर एनएमआर, ये भी एक प्रॉब्लम है। कैसे है, तो कह रहा है द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल ऑफ द प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन एमआर हैज बीन वेरीफाइड। ये एनएमआर में जो इनका जो है डेटा अपडेट करना है, बार बार क्रेडेंशियल्स अपडेट करने हैं डॉक्टर्स के, ये बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये एक देखिए ये कंसर्न राइज करता है। कैसा कंसर्न राइज करता है कि अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल, ऐसा तो नहीं कि जो अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स है वो मेडिसिन को प्रैक्टिस, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या क्या है, कंक्लूजन ये है कि एनएमसी कह रहा है कि वाइल एनएमसी मार्क 5 स्टेप फॉरवर्ड मॉडर्नाइजिंग, कह रहा है एनएमसी एक देखिए मॉडर्नाइजिंग मेडिकल गवर्नेंस की तरफ एक स्टेप तो उठाता है इंडिया में, ठीक है। एड्रेसिंग कंसर्न्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जिसमें हमको देखिए हमको ये देखने को मिलेगा कि क्या है इसके जो कंसर्न है एक्सेसिबिलिटी के, इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। एथिकल ओवरसाइड जो है इसको इंक्लूसिविटी, ठीक है, ये सारे को हमको देखिए एड्रेस करना पड़ेगा। रिमेन्स वाइटल टू बिल्ड अ ट्रांसपेरेंट, वही कह रहा है कि एक ये वाइटल ऑर्गन की तरह है जिसके चलते हम क्या है ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल ग्लोबली कॉम्पिटेटिव हेल्थ केयर बिल्ड करने का एक सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए एनएमसी के एक बार फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, ये एक फंक्शन है, इसमें क्या कह रहा है ले डाउन पॉलिसी टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन मेडिकल एजुकेशन एंड रेगुलेट इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड प्रोफेशनल। तो वही कह रहा है कि पॉलिसी को ले डाउन करता है जिससे क्या है एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है मेडिकल एजुकेशन में, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने में, रिसर्च में या फिर प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है हेल्थ केयर प्लान, सॉरी ये हेल्थ केयर प्लानिंग, ठीक है। हेल्थ केयर प्लानिंग में क्या है मैप हेल्थ केयर नीड्स एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, तो ये जो हेल्थ केयर नीड्स और जो रिसोर्सेज हैं इसको इफेक्टिवली मैप करता है।
फिर क्या है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, कह रहा है इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड एंड काउंसिल। ये बोर्ड और काउंसिल के बीच में जो है एक स्मूथ फंक्शनिंग को जो है इंश्योर करता है। फिर ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब ये होता है मॉनिटर करना, तो वही कह रहा है मॉनिटर कंप्लायंस एंड हैंडल्स अपील सिंपली, तो वही कह रहा है कंप्लायंस, ये जो क्या करे, फिर कंप्लायंस को मॉनिटर करता है, फिर देखिए अपील जो है उनको फ्रेंडली हैंडल करता है। फिर एथिक्स है, एथिक्स के बारे में। फिर- हाँ जी, एथिक्स, एथिक्स है, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि इम्पोर्ट इम्पोर्टेड क्या प्रोफेशनल कंडक्ट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली। फिर प्री रेगुलेशन है, प्री रेगुलेशन में देखिए क्या कह रहा है, कंट्रोल फी, सॉरी फी रेगुलेशन है, फी फॉर 50% ऑफ फीस, प्राइवेट, प्राइवेट की जो 50% सीट है उनकी फीस को जो है कंट्रोल करता है। फिर लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग में कह रहा है ग्रांट लिमिटेड लाइसेंस टू कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स, तो ये जो है लिमिटेड लाइसेंस को ग्रांट करता है कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स से। फिर न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है, न्यूज इन शॉर्ट में क्या है, इंडियन एंड फ्रेंच पोलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, रिसेंटली फ्रेंच पार्लियामेंट वोटेड टू रिमूव द गवर्नमेंट अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। वही कह रहा है फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट ने रिसेंटली जो है वोट किया, ठीक है, और रिमूव कर दिया वहां पे गवर्नमेंट को पूरे पूरे और वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ ही, ठीक है। अब इसके चलते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है कंट्री में स्टैब्लिश। अब इसमें हमको देखना है कि क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम से हमारी, ठीक है। अब सिमिलरिटीज के बारे में अगर जो देखें तो रिपब्लिकन नेचर जो है ये एक सिमिलरिटी है, ठीक है। जिसके साथ हमको रिपब्लिकन नेचर में हमको क्या इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट देखने को मिल जाता है। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है ये भी कहीं ना कहीं देखिए एक सिमिलरिटी है, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों जो है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बेस्ड हैं, तो ये एक सिमिलरिटी है। और इम्फेसाइज करते हैं किसपे किसपे, तो लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे और फ्रेटर्निटी पे इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंसेस अगर जो देखें तो इंडिया और फ्रांस में क्या क्या डिफरेंस हमको मिलता है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल में देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, इंडिया जो है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, ठीक, लेकिन फ्रांस जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास देखिए सिंगल एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा लीड किया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है एक लार्जली सेरेमोनियल हेड है, मतलब नाम का ही बस वो हेड है, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर ही सारी चीजें देखते हैं। इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव हमको देखने को मिलेगा जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। फिर क्या कह रहा है, प्रोसीजर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, हमारे यहाँ इंडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, हम लोग इंडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है और सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है। तो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही री इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो इसको इंडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के अंडर में होगा। इसमें हम देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन हमको देखने को मिलेगा, वो भी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के थ्रू, मतलब जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है, हम खुद जाकर वोट करते हैं, ठीक है, जनता खुद जाकर वोट करती है, सिटीजन खुद वोट करते हैं, ऐसा फ्रांस में चलता है। फिर चूजिंग एंड रिमूविंग प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर को चूज और रिमूव करना क्या है, तो पीएम इज इलेक्टेड बाई लोकसभा, पीएम जो है वो लोकसभा द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड मस्ट रिमेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा की जो है कॉन्फिडेंस को जो है उसको बनाए रखना है, ठीक है, मतलब विश्वास को बनाए रखना है, ऐसा नहीं होता है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी पड़ जाता है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए इसी बात पे कमेंट में बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है किस आर्टिकल में मिलता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके चलते प्रेसिडेंट जब चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर कर सकता है, ठीक। अब लेकिन जो है और असेंबली को भी देखिए कॉन्फिडेंस में रखना है, इसमें प्राइम मिनिस्टर दोनों का, एक तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है और असेंबली को भी कॉन्फिडेंस है, तो ये चीज है। फेडरल डिजाइन, अब फेडरल डिजाइन में हम देखें तो इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल, कंप्लीटली फेडरल नेचर का नहीं है इंडिया, ठीक है। इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, फेडरल और यूनिटरी फीचर का ब्लेंड देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है फ्रेंच जो है ये यूनिटरी नेचर का सेंट्रलाइज अथॉरिटी विद लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रलिज्म, ठीक है। फिर अप्रोच टू सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म के बारे में अप्रोच देखें हम अगर, जो इंडिया की बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच, स्टेट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी बट कैन इंटरव्यू। अभी स्टेट जो है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है लेकिन इंटरव्यून तो कर ही सकता है रिफॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि हमने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया था। फिर क्या कह रहा है, फ्रांस में देखें तो लेसाइड इन्फोर्सेस, फ्रेंच लेसाइड इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट सेपरेशन, तो ये देखिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ये लोग जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ऑफ रिलीजन एंड, ये रिलीजन और स्टेट का स्ट्रिक्ट सेपरेशन के बारे में बात करते हैं। इनका कहना है ये स्टेट और रिलीजन का कोई आपस में लेना देना नहीं है। अब इसमें अगर जो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमको बैन देखने को मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशियस सिंबल्स, जैसे कि इनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशियस सिंबल्स जो है उनके बैन, तो वो हमको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, अगला पॉइंट है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एट द 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, तो कहाँ कब अडॉप्ट किया है, 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस अडॉप्ट किया है। कॉल्ड फॉर अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू स्ट्रेंथन सिविल सर्विस विद डिजिटल कॉम्पिटेंसीज एंड एजाइल एंड डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, की प्रपोजल ऑफ विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन का जो है की प्रपोजल कहता है। फिर नेशनल विजन के बारे में देख लेते हैं, नेशनल विजन में क्या कह रहा है, इंक्लूसिव सिटीजन सेंट्रिक एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एक तो ये है। फिर कह रहा है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन गवर्नमेंट में क्या है, एडॉप्शन ऑफ एआईएमएल ब्लॉकचेन जेस, फिर आईओटी और डेटा एनालिटिक्स का जो है यूज जो है
यूज है, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस में टू डिलीवर मल्टीलिंगुअल रियल टाइम एंड सेक्टर स्पेसिफिक सिटीजन सर्विसेज एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट अडॉप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो डिजिटल इंडिया देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल यात्रा या फिर नदरेश V2 ETC ये देखने को मिल जाएगा, NDRES V2 ये सब देखने को मिल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल, अब सक्सेसफुल मॉडल का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। फोकस ऑन नेशन वाइड स्केलिंग ऑफ मॉडल्स लाइक, अब देखिए नेशन वाइड जो है, नेशन वाइड जो मॉडल्स हैं उनकी जो है स्केलिंग पे फोकस करता है, जैसे कि संपदा 2.0 MP में, फिर ए एकता है बेंगलुरु में, फिर रोहिणी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र में, ठीक, ड्रोन एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है NHAI द्वारा, ये सारी चीजें। फिर ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, ग्रास रूट इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या है, ग्रास रूट इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जियो पोलिटिकल आउटरीच, ठीक, उन्होंने कह रहा है टू रिलीजन, सॉरी टू रीजन बेस्ड कनेक्टिविटी चैलेंजेस लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख अंडर NSDA फ्रेमवर्क। फिर कह रहा है नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ यूज सक्सेसफुल पंचायत डिजिटल मॉडल, ठीक है, नेशन वाइड जो है जो एक्सटेंशन हुआ है, सक्सेसफुल एक्सटेंशन हुआ है पंचायत डिजिटल मॉडल्स का, लॉन्चिंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें देखिए हम लोग क्या लॉन्च किया है, इन्होंने एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है टारगेटिंग वुमेन यूथ और इसमें वुमेन और यूथ को टारगेट करा। फिर देखिए साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, इसमें हमको फोकस ऑन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी एंड AI इनेबलिंग मॉनिटरिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट में यूज किया है, डिफेंस में यूज किया है, फिर सिटीजन एंड सर्विस प्लेटफॉर्म पे यूज किया है। ठीक है, ये चीज़ें। फिर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी में देखें तो नेशनल एग्री स्टैक है फॉर बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, जैसे कि जो है क्रेडिट का जो है बेटर एक्सेस हो पाए, एडवाइजरी जो मार्केटिंग में बेटर एक्सेस हो पाए। ठीक है, अब अदर्स में देखें तो कोलेबोरेशन, हमको कोलेबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंडस्ट्री के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो देखने को मिलेगा हमको, और स्केलेबल डिजिटल सोल्यूशन, जैसे कि डिजिटल सोल्यूशन को स्केल किया जा सके, जैसे कि एग्जांपल में अगर रीजनल हब डेवलपमेंट है, ठीक है, एग्जांपल विशाखापट्टनम में IT इनोवेशन है, इसमें देखिए हम देखेंगे कि विशाखापट्टनम को जो है IT इनोवेशन हब की तरह जो है डेवलप किया गया है। तो रिलेटेड न्यूज अगर जो देखें तो वर्ल्ड फर्स्ट AI मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड, अब इससे एक रिलेटेड न्यूज है कि वर्ल्ड की फर्स्ट AI मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट की गई है अल्बानिया में। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 80-85% चांस है ये आएगा ही आएगा, तो ये नाम याद कर लीजिएगा, डेला नाम। ठीक है, एन AI जनरेटेड बॉट विल मैनेज एंड अवार्ड ऑल पब्लिक टेंडर्स एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एमिंग टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमाइज करप्शन। अभी अगर जो आपने रिसेंट में जब वीडियो अपलोड हो रही है, अगर जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इसने एक न्यूज़ छपी थी कि जो AI मिनिस्टर है ये प्रेग्नेंट है, इन्होंने बच्चे दिए हैं, मतलब बेसिकली इनके सब में जो है, इनके अंडर में जो है सब प्रोग्राम कुछ डेवलप किया है, इन्होंने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया है कि उसके बेसिस पे 83 वगैरह के राउंड में और प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, जिससे करप्शन वगैरह कम पाए, और इन्होंने देखिए करप्शन जो है कम करने में काफी हेल्प की है। ये रिसेंट न्यूज़ है, तो जो नहीं देखा है तो 1-2 दिन के पीछे का न्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025, तो इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 जो है ये देख लेते हैं क्या करा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर, तब यूनियन मिनिस्ट्री जो है इन्होंने नोटिफाई किया कि इमिग्रेशन एंड फॉरेन एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 को अंडर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 20, तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है की हाईलाइट्स, इसके अगर जो हम देखें तो क्या क्या देखने को मिला है, एग्जेम्पशन ऑफर्स एग्जेम्पशन ऑफ पासपोर्ट वीजा फॉर, अब किसको किसके लिए देखिए एग्जेम्पशन जो है, इंडियन आर्म फोर्सेज ऑन ड्यूटी, ठीक, इंडियन नेपाली एंड भूटानी सिटीजन एट स्पेसिफाइड बॉर्डर, ठीक, फिर तिब्बतन citizens with valid designation and special permit। फिर देखिए क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पार्टीज, क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान हुए entered by December 31, 2024 even within the invalid documents, जिनके पास इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स था उनके लिए भी आई। फिर रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल नेशनल्स हु टुक शेल्टर बाय जनवरी 9, 2025, तो जो लोग जनवरी 9, 2025 से के पहले जो श्रीलंकन तमिल जो है, तमिल नेशनल जो है जिन्होंने शेल्टर लिया उनके लिए भी है। तो ये वीजा एक्सटेंशन ऑल्सो अप्लाई टू, अब किसके किसके ऊपर और अप्लाई हुआ है, तो फॉरेनर्स होल्डिंग डिप्लोमेटिक, ऐसे फॉरेनर्स जिन्होंने डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्ड किया हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट के अंडर वेव्ड है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दो एलिजिबल फॉर वीजा ऑन अराइवल, जो लोग वीजा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल, ठीक, सर्टेन फॉरेन मिलिट्री पर्सनल विजिटिंग ऑन नेवल वॉर, और कुछ मिलिट्री फॉरेनर मिलिट्री पर्सनल जो है जो कि नेवल शिप को विजिट करें उनके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है पूरा सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन जो होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हमने करना है क्या, उसमें हमने करना है इंटरनेशनल रिलेशन। तो नेक्स्ट वाले सेक्शन में इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या हमको करना है। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारी चीजें
ये नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है लाइक, सॉरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर जो थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक नया फॉर्मेट ट्राई किया है, तो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। ये वीडियो जो है आपको रेगुलर इंटरवल पे देखने को मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कोशिश करूंगा कि डेली अपलोड करके पहले ये वाली मैगजीन खत्म कर दूं। पहले ये वाली मैगजीन खत्म होगी, उसके बाद अगर जो रिसेंट मैगजीन आ जाएगी तो वो खत्म होगी, फिर बैक ट्रैक में हम बाकी मैगजीन कंप्लीट करेंगे। एक प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।